हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 के बारे में, पुष्पी पादपों का शरीर के बारे में। आइए देखते हैं छठवां हेडिंग द्विबीजपत्री तने के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको द्विबीजपत्री मूल के बारे में समझाया था। आइए अब देखते हैं द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तना में क्या डिफरेंस होता है और क्या उनमें समानताएं होती हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, द्विबीजपत्री तना डाइकाट स्टेम के बारे में। एक प्रारूप शैशव द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो अगर एक द्विबीजपत्री तने का अनुप्रस्थ काट अगर आप काटते हैं तो उसमें क्या क्या आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा होगा। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रच्छी परत होती है। देखते हैं, देखें ध्यान से। बाह्य त्वचा जो है सबसे बाहरी रच्छी परत होगी। देखें ध्यान से फिगर। ये आपके डाइकाट स्टेम का फिगर है। सबसे बाहर क्या है आपकी बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस है। ठीक है, सबसे बाहर आपकी बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। ध्यान से देखें, यह आपकी बाह्य त्वचा है एपिडर्मिस जो सबसे बाहर है। ठीक है, उस पर आप देखें यह आपका एपिडर्मल हेयर। ठीक है, बाह्य त्वचा रोम जो है निकले हुए हैं, बाह्य त्वची रोम। ठीक है, यह फिगर आप देखें, यह मेन फिगर आपका यह है डाइकाट स्टेम का, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे बाहरी स्तर जो है आपका एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है। और इस बाह्य त्वचा के बाहर जो है आप देख रहे हैं एपिडर्मल हेयर, बाह्य त्वची रोम निकले हुए हैं, जो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लेयर होता है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं, अंतस्थ त्वचा। बाह्य त्वचा के नीचे वाले लेयर को अंतस्थ त्वचा कहते हैं, हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा। ठीक है, उसके बाद आती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जो है आपका पेरीसाइकल है। पेरीसाइकल के बाद वैस्कुलर बंडल आते हैं। ठीक है, तो यह सारे वैस्कुलर बंडल आप देख रहे हैं, ये सब वैस्कुलर बंडल हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में आप देख रहे हैं मेडुलरी रेज। यहाँ पे मेडुलरी रेज भी होते हैं और बीच में आप देख रहे हैं पित्त है। ठीक है, पित्त है। एक वैस्कुलर बंडल से लेते हुए अगर फिगर देखा जाए कैसा होता है, जूम फिगर किया जाए एक वैस्कुलर बंडल को लेते हुए। ठीक है, तो कैसा फिगर बनेगा, तो एक वैस्कुलर बंडल को लेते हुए अगर आप फिगर बनाएंगे तो सेम इस तरह से फिगर होगा। सबसे अंदर क्या होगा, पित्त होगा, तो ये आपका पित्त लेयर है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका वैस्कुलर बंडल का स्तर होगा, जिसमें जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, यह सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो आप देखें ध्यान से, यह जो है सबसे अंदर की तरफ पित्त हो गया। उसके बाद आप देखेंगे जाइलम होगा। जाइलम दो तरह के, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। ठीक है, मेटाजाइलम देख रहे हैं अंदर की तरफ है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तने में। ठीक है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। बीच में आप देखें यह लेयर है, इसको कैम्बियम कहा जाता है। ठीक है, कैम्बियम जो डाइकाट में पाया जाता है, कैम्बियम। और यहाँ आप देखो फ्लोएम है आपका। ठीक है, फ्लोएम, ये आपका जाइलम हो गए, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, ये आपका फ्लोएम हो गया। और यह बीच में कैम्बियम देख रहे हैं, यह आपका पेरीसाइकल है, एंडोडर्मिस की लेयर है, एंडोडर्मिस। उसके बाद यह आपका पैरेन्काइमा लेयर है, पैरेन्काइमा, फिर आपका है कोलेनकाइमा लेयर और एपिडर्मिस। ठीक है, तो यह सारी संरचनाएं जो हैं आपके द्विबीजपत्री तने की होती है। आइए इसको पढ़ते हैं। देखें ध्यान से, एक प्रारूप शैशव द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती है। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रच्छी सतह होती है। ठीक है, तो सबसे बाहरी तरफ आपने एपिडर्मिस देखा, जिसे क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा कहेंगे। यह ही क्या है, रच्छी सतह होती है। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती है। बाह्य त्वचा जो है उस पर एक पतली परत पाई जाती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। तो बाह्य त्वचा जो है एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इस पर कुछ बहुकोशिकीय
एक पंक्तिक मूल त्वचा रोम, ठीक है, त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बाह्य त्वचा जो है एक पतली परत क्यूटिकल से ढकी होती है और इस पर कुछ बहुकोश की एक पंक्तिक त्वचा रोम, ठीक है, त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। ठीक है, तो त्वचा रोम पाए जाते हैं और कुछ रंध्र भी पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच, बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं जिन्हें बलकुट कहते हैं। तो बाह्य त्वचा और परिरंभ के बीच में जो सतह होती है उनको क्या कहते हैं? बलकुट कहते हैं। बाह्य त्वचा और परिरंभ के बीच वाली परतों को बलकुट कहा जाता है। ठीक है, तो यह बाह्य त्वचा आपका है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, परिरंभ। ठीक है, तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच की जो ये लेयर है इनको क्या कहेंगे? कार्टेक्स कहते हैं। ठीक है, बलकुट कहा जाता है। यह 3 क्षेत्रों में बटा होता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र हमने आपको बताया था। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच की कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं जिसे बलकुट कहते हैं। इनके 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी को क्या कहेंगे? हाइपोडर्मिस कहते हैं। बाहरी अधस्थ त्वचा अर्थात हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो बाहरी जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? अधस्थ त्वचा कहते हैं, हाइपोडर्मिस कहते हैं। देख लें फिगर, देखें यह सबसे बाहरी त्वचा है जिसे हाइपोडर्मिस कहेंगे। तो पेरिसाइकल से लेकर एपिडर्मिस तक के बीच में जो परत है उसको क्या कहेंगे? कार्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली परत होगी वो आपकी हाइपोडर्मिस होगी। ठीक है, हाइपोडर्मिस अधस्थ त्वचा होगी। तो बाहरी अधस्थ त्वचा हाइपोडर्मिस है। इसका क्या वर्क है आइए देखते हैं। ये जो अधस्थ त्वचा है वह कलेनकाइम कोशिकाओं की कुछ परतों की बनी होती है। अधस्थ त्वचा कैसे बनी होती है? तो अधस्थ त्वचा जो है वे कलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतों की होती है जो बाह्य त्वचा के नीचे होती है। ठीक है, तो बाह्य त्वचा और पेरिसाइकल के बीच में 3 लेयर होते हैं जिन्हें कार्टेक्स कहते हैं। पहला जो लेयर होता है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, बाह्य हाइपोडर्मिस कहते हैं, जिसमें कलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती है। ये शैसे तनों को यांत्रिक सहारा देने का काम करते हैं। यह जो है क्या काम करते हैं? तो तने को यांत्रिक सहारा देने का काम करते हैं। जो शैशव तना है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम इसका होता है। बलकुट सतहें अधस्थ त्वचा के नीचे होती हैं। बलकुट जो सतहें होती हैं वह अधस्थ त्वचा के नीचे होती हैं। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइम कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। ठीक है, जो बलकुट सतहें हैं वे कहाँ होती हैं? हाइपोडर्मिस जो है उसके नीचे होती हैं। बलकुट सतहें हाइपोडर्मिस अर्थात अधस्थ त्वचा के नीचे होती हैं। बाह्य त्वचा के नीचे कौन होती हैं? बाह्य त्वचा के नीचे आपका बाहरी अधस्थ त्वचा होता है। बाहरी अधस्थ त्वचा अर्थात हाइपोडर्मिस होता है और किससे बना होता है? कलेनकाइमा कोशिकाओं की बना होता है और यह तने को यांत्रिक सहारा देने का काम करता है। उसके नीचे कौन होता है? उसके नीचे जो है आपका बलकुट सतहें होती हैं। बलकुट सतहें होती हैं जिनका क्या काम है? बलकुट सतहें जो है अधस्थ त्वचा के नीचे होती हैं। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइम कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। गोलाकार पतली भित्ति वाली पैरेन्काइम कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। उसमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। उसके बाद आता है आपका अंतस्थ त्वचा। ठीक है, अंदर की त्वचा आ जाएगी अंतस्थ त्वचा। अंतस्थ त्वचा बलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है। ठीक है, तो आपने देखा था कि यह 3 स्तर का बना था बलकुट, जो बाह्य त्वचा से लेकर कहाँ तक था? पेरिसाइकल तक। ठीक है, पेरिसाइकल तक था आपका। और कितने लेयर के थे? 3 लेयर के थे। हाइपोडर्मिस, उसके बाद बलकुट सतहें और फिर अंतिम में क्या था? अंतस्थ त्वचा। तो अंतस्थ त्वचा बलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। अंतस्थ त्वचा जो है वह बलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है।
इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है। इन कोशिकाओं में स्टार्च जो है प्रचुर मात्रा में भरा रहता है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छद भी कहते हैं। तो यह आपका स्टार्च आच्छद है। स्टार्च आच्छद क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च जो है प्रचुर मात्रा में भरा रहता है, इसलिए इसको स्टार्च छाद या स्टार्च आच्छद कहते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका बाह्य त्वचा के नीचे की परतें, जिसे बलकुट कहते हैं, जो कितने लेयर की होती हैं? 3 लेयर की होती हैं। सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है, जो ठीक बाह्य त्वचा के सट के होता है हाइपोडर्मिस। उसके बाद होता है बलकुट सतहें, और फिर अंदर होता है अंतस्थ त्वचा एंडोडर्मिस। ठीक है, अंतस्थ त्वचा, ये 3 लेयर हो गए। अंतस्थ त्वचा सबसे भीतरी परत होती है बलकुट की, नाल आकार की कोशिकाओं की सतह होती है, और इन कोशिकाओं में स्टार्च की प्रचुर मात्रा होती है स्टार्च की, इसलिए इनको स्टार्च छाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है परिरंभ, पेरिसाइकल। परिरंभ जो है अंतस्थ त्वचा के नीचे और फ्लोएम ऊपर होता है। परिरंभ जो है अंतस्थ त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होता है। ठीक है, तो जो परिरंभ है आपका वह अंतस्थ त्वचा के नीचे होता है। ठीक है, अंतस्थ त्वचा के नीचे होता है और फ्लोएम के ऊपर होता है। जो फ्लोएम है उसके ऊपर होता है और अंतस्थ त्वचा के नीचे होता है। फिगर आप देख सकते हैं, देखें ध्यान से, यह देखें सबसे बाहर जो है बाह्य त्वची रोम निकले हुए हैं, यह बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा के बाद जो लेयर होता है वो कैलेनकाइमा कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, यह कैलेनकाइमा कोशिकाओं का बना है। उसके बाद आपकी परतें होती हैं जो पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं, पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिन्हें बलकुट सतहें कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नाल आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसे अंतस्थ त्वचा ठीक है कहते हैं, और इसमें जो है स्टार्च आच्छद पाए जाते हैं। ठीक, स्टार्च आच्छद हो गया, इनमें स्टार्च की प्रचुर मात्रा स्थिर होती है। उसके बाद परिरंभ पाया जाता है, जो अंतस्थ त्वचा के नीचे होता है और फ्लोएम के ऊपर होता है। यह फ्लोएम है। ठीक है, यह फ्लोएम आप देख रहे हैं, इसके ऊपर होता है और अंतस्थ त्वचा के नीचे होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? परिरंभ कहते हैं। ठीक है, तो परिरंभ जो है अंतस्थ त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होता है। इसमें स्क्लेरेनकाइम कोशिकाओं की अर्धचंद्राकार समूह होती है। इसमें जो है क्या होती है? स्क्लेरेनकाइम कोशिकाओं की अर्धचंद्राकार समूह होती है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइम कोशिकाओं का बना हुआ क्या होता है? अर्धचंद्राकार समूह होता है। संवहन मंडल के बीच अरीय रूप से विन्यस्त पैरेन्काइम कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो मज्जाकिरण बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मज्जाकिरण भी बनती हैं। फिगर में आप देख सकते हैं मज्जाकिरणों के बारे में। यहाँ देखें, यह मज्जाकिरणें हैं। यहाँ से आपका मज्जाकिरणें बनेंगी, जो कहाँ से होती हैं? तो संवहन मंडल के बीच में, यह आप देख रहे हैं वैस्कुलर बंडल है, संवहन मंडल है। संवहन मंडल के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो संवहन मंडल के बीच में अरीय रूप से, रेडियल रूप से विन्यसित होती हैं। संवहन मंडल के बीच में अरीय रूप से विन्यसित पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो क्या बनाती हैं? मज्जाकिरणें बनाती हैं। ठीक है, तो संवहन मंडल है आपका, इनके बीच में यहाँ पे जो बीच है, खाली जगह आप देख रहे हैं, इसमें जो है पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो क्या बनाती हैं? मज्जाकिरणें बनाते हैं। बहुसंख्यक संवहन मंडल एक छल्ले में होता है। ठीक है, संवहन मंडल की संख्या आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। तो संवहन मंडल की संख्या जो है बहुसंख्यक होती है, ज़्यादा होते हैं, और यह एक छल्ला, ठीक है, रिंग बनाते हैं, छल्ले के रूप में होते हैं। तो बहुसंख्यक संवहन मंडल एक छल्ले में होते हैं। तो यह आप देख रहे हैं संवहन मंडल है, वैस्कुलर बंडल, जो एक छल्ले में है। बहुसंख्यक हैं, संख्या में अधिक हैं। तो बहुसंख्यक संवहन मंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन मंडलों का छल्ले में होना द्विबीजपत्री तने का मुख्य गुण है। ठीक है, अगर संवहन मंडल या रिंग में है, छल्ले में है, तो यह एक प्रॉपर्टी है द्विबीजपत्री तने की। ठीक है, तो बहुसंख्यक संवहन मंडल एक छल्ले में होते हैं, और संवहन मंडल का छल्ले में होना द्विबीजपत्री तने का एक मुख्य गुण होता है। प्रत्येक संवहन मंडल होता कैसा है? तो प्रत्येक संवहन मंडल जो है संयुक्त, मध्य, आधारुक तथा खुले होते हैं।
प्रत्येक संवहन मंडल जो है संयुक्त होता है, मध्य आधारुक होता है और खुला होता है। खुला होने का मतलब क्या है, उसमें कैम्बियम पाया जाता है। ठीक है, तो कैम्बियम पाया जाता है इसलिए यह खुला होता है। मध्य आधारुक होता है, इसका मतलब फ्लोएम ऊपर होता है, जाइलम नीचे होता है, मध्य आधारुक। ठीक है, फ्लोएम आप देख रहे हैं ऊपर है फ्लोएम, बीच में कैम्बियम है और यह जाइलम है आपका। जाइलम में भी आप देख रहे हैं प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। ठीक है, तो प्रत्येक संवहन मंडल संयुक्त मध्य आधारुक खुले होते हैं। तने में पित्त केंद्र में होता है, यह पित्त आप देख सकते हैं, यह पित्त जो है सेंटर में होता है। ठीक है, तने में पित्त कहाँ होता है, केंद्र में होता है। और इसमें गोलाकार पैरेन्काइम कोशिकाएं होती हैं। पित्त में क्या होती हैं, गोलाकार पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, इन कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अंतराकोशिकीय स्थान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि द्विबीजपत्री तने का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें आपने देखा कि द्विबीजपत्री तने के सबसे बाहरी त्वचा को बाह्य त्वचा कहते हैं, जिस पर बहुकोशिकीय त्वचा रोम निकले रहते हैं, बहुकोशिकीय त्वचा रोम निकले रहते हैं। उसके बाद जो है आपका बाह्य त्वचा के नीचे जो है हाइपोडर्मिस होता है। ठीक है, बाह्य त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस होता है, जो किससे बना होता है, कॉलेनकाइमा कोशिकाओं से बना होता है और यह यांत्रिक सहारा देने का काम करता है। ठीक है, उसके नीचे बलकुट की सतहें होती हैं जो पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं। यह गोलाकार पतली भित्ति वाली होती हैं और इसमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। उसके बाद आता है अंतस्त्वचा, जो बलकुट की सबसे भीतरी परत होती है और इसमें नाल के आकार की कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं में स्टार्च की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए इसको स्टार्च आच्छाद कहते हैं। ठीक है, तो 3 परतों की जो है आपकी बलकुट बनी होती है। ठीक, उसके बाद आता है परिरंभ। परिरंभ जो है अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होता है, जो स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं के अर्धचंद्राकार समूह के रूप में होता है। ठीक है, तो जो परिरंभ होता है, पेरिसाइकल जो होता है, वह स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं का अर्धचंद्राकार समूह के रूप में होता है। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं का बना हुआ अर्धचंद्राकार समूह के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि संवहन मंडल के बीच में पैरेन्काइमा कोशिकाओं का बना हुआ मज्जा किरणें होती हैं। संवहन मंडल बहुसंख्यक होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, छल्ले के रूप में होते हैं, जो द्विबीजपत्री तने का एक मुख्य गुण होता है। प्रत्येक संवहन मंडल जो होते हैं वे कैसे होते हैं, संयुक्त, मध्य आधारुक और खुले होते हैं। प्रत्येक संवहन मंडल संयुक्त होते हैं, मध्य आधारुक होते हैं, खुले होते हैं, अर्थात इसमें बीच में कैम्बियम होता है, फ्लोएम ऊपर होता है, जाइलम नीचे होता है। जाइलम में भी प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। ठीक है, केंद्र में जाते हैं तो केंद्र में पित्त पाया जाता है, जो गोलाकार पैरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है और इसमें अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं। ठीक है, तो यह था आपका द्विबीजपत्री तने के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं एक बीजपत्री तने का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ध्यान से देखें, यह एक बीजपत्री तने का स्ट्रक्चर है। एक बीजपत्री तने की शारीरिकी जो है वह द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न होती है। ठीक है, एक बीजपत्री तने की संरचना जो है वह द्विबीजपत्री तने से बिल्कुल भिन्न होती है, लेकिन ऊतकों के जो विन्यस्त रहने का क्रम है उसमें कोई अंतर नहीं है। ऊतकों का जो क्रम है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें भी आप देख रहे हैं सबसे बाहर जो है बाह्य त्वचा है, उसके बाद हाइपोडर्मिस है। ठीक है, अंतस्त्वचा है, बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं संवहन मंडल जो है पूरा फैले हुए हैं, संवहन मंडल जो है फैले हुए हैं। आप देख रहे हैं भरण ऊतक है इसमें। ठीक है, एक हिस्से का अगर फिगर लिया जाए तो बाह्य त्वचा आप देख रहे हैं, उसके बाद है हाइपोडर्मिस, अंतस्त्वचा, और यह संवहन मंडल आप देख रहे हैं जगह जगह फैले हुए हैं, और यह भरण ऊतक है। तो एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न होती है, लेकिन ऊतकों के विन्यसित रहने का क्रम में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचा रोम नहीं होते हैं। यह जो एक बीजपत्री तने की यह जो बाह्य त्वचा है इस पर जो है आपको त्वचा रोम, बाह्य त्वची रोम जो बहुकोशिकीय होते थे द्विबीजपत्री में, वह इसमें नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं यह आपका एक बीजपत्री तना है या द्विबीजपत्री तना है। इस एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तने पे देखें बाह्य त्वची रोम पाए जाते हैं, लेकिन इस पर बाह्य त्वची रोम नहीं है। तो एक बीजपत्री तने में जो है बाह्य त्वचा पर रोम नहीं होते हैं। एक बीजपत्री तने में अधस्त्वचा स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है।
ठीक है। जो अधस्थ त्वचा है हाइपोडर्मिस है वो कैसे बनी होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं, ठीक है। और उसमें किससे बनी होती हैं, पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं, ठीक है। द्विबीजपत्री में किससे बनी होती हैं, पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं अधस्थ त्वचा, ठीक है। और एकबीजपत्री में किससे बनी होती हैं, यह बनी होती हैं आपकी स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं से। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो द्विबीजपत्री तने की अधस्थ त्वचा होती है, द्विबीजपत्री तने की, वह कॉलेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है, जबकि एकबीजपत्री तने की अधस्थ त्वचा स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है। द्विबीजपत्री की अधस्थ त्वचा किससे बनी होती है, कॉलेनकाइमा कोशिकाओं की, स्थूल कुड़ोतक की, ठीक है। जबकि एकबीजपत्री तने की स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। द्विबीजपत्री तने की कैसे बनी होगी, कॉलेनकाइमा से, और एकबीजपत्री की अधस्थ त्वचा किससे बनी होगी, स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। दोनों में अंतर है। बलकुट में कई सतहें होती हैं, इसमें भी आप देखें, जैसे उसमें आपने देखा द्विबीजपत्री में बलकुट में 3 सतहें होती हैं, उसी तरह इसमें भी बलकुट की कई सतहें होती हैं। बलकुट में कई सतहें होती हैं, इसमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो संवहन बंडल थे द्विबीजपत्री में वो रेडियल रूप में पाए जाते थे, रिंग के रूप में, लेकिन एकबीजपत्री में संवहन बंडल जो है वह बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, ठीक है। संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमी बंडल आच्छद होता है। संवहन बंडल के चारों ओर जो है स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ बंडल आच्छद पाया जाता है। तो संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना हुआ बंडल आच्छद पाया जाता है। संवहन बंडल कैसे होते हैं, तो संवहन बंडल संयुक्त और बंद होते हैं। संवहन बंडल इसमें क्या होते हैं, संयुक्त और बंद होते हैं। लेकिन द्विबीजपत्री तने में क्या होता है संवहन बंडल, उसमें संवहन बंडल जो हैं संयुक्त, मध्य आधारुक और खुले होते हैं। उसमें संवहन बंडल जो तने में था द्विबीजपत्री के, वह संयुक्त थे, मध्य आधारुक और खुले हुए थे। लेकिन एकबीजपत्री में संवहन बंडल कैसे हैं, संयुक्त हैं लेकिन बंद होते हैं, अर्थात इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो एकबीजपत्री तने में कैम्बियम नहीं होता है, लेकिन द्विबीजपत्री तने में कैम्बियम पाया जाता है। इसलिए द्विबीजपत्री तना जो है वह खुला होता है और एकबीजपत्री का तना बंद होता है। परिधीय संवहन बंडल प्रायः छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। यह जो किनारे किनारे संवहन बंडल आप देख रहे हैं यह छोटे होते हैं, लेकिन जो सेंटर वाले होते हैं वह संवहन बंडल बड़े होते हैं। तो सेंटर के संवहन बंडल जो बड़े होते हैं और परिधि वाले जो किनारे वाले हैं वे छोटे होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है, ठीक है। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं। संवहन मंडल में क्या नहीं होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है। संवहन मंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते हैं और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं, ठीक है। तो यह एकबीजपत्री तने के बारे में हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने एकबीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना के बारे में देखा। अब आइए देखते हैं डिफरेंस क्या होता है उसमें। दोनों का आप अध्ययन कर चुके हैं। तो पहले आपने देखा बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस सबसे बाहर थी बाह्य त्वचा। तो एकबीजपत्री तने में क्या होता है, इसमें भी उपस्थित होता है बाह्य त्वचा। कोशिकाएं जो है अपेक्षाकृत छोटी और रोम रहित होती हैं, अर्थात इसमें रोम नहीं पाए जाते हैं। जो हेयर पाया जाता था वो नहीं होता था, ठीक है। तना पर त्वचा रोम नहीं पाए जाते हैं। जबकि द्विबीजपत्री में क्या था, इसमें भी बाह्य त्वचा होती है, कोशिकाएं कुछ बड़ी और रोम युक्त होती हैं, अर्थात त्वचा रोम पाए जाते हैं। यह पहला डिफरेंस हो गया। फिर अधस्थ त्वचा अर्थात हाइपोडर्मिस में क्या है, तो हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है और इसमें कॉलेनकाइमा कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। स्थूल कोण उत्तकी होता है, ठीक है। कॉलेनकाइमेटस होता है, स्थूल कोण उत्तकी होता है। जबकि आपका एकबीजपत्री में क्या होता है, दृढ़ उत्तकी होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। फिर आते हैं बलकुट के बारे में, कार्टेक्स के बारे में। तो कार्टेक्स जो है एकबीजपत्री में अनुपस्थित होता है, परंतु भरण ऊतक जो है, ठीक है, अधस्थ त्वचा से मध्य तक फैला होता है। जो भरण ऊतक है वह अधस्थ त्वचा हाइपोडर्मिस से लेकर मध्य तक फैला रहता है और द्विबीजपत्री में मृदुतक की कुछ परतों का बना होता है, ठीक है। जो है पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतों का बना हुआ कार्टेक्स पाया जाता है, जिसमें आपने 3 परत के बारे में पढ़ा है, ठीक है। फिर आते हैं अंतस्थ त्वचा एंडोडर्मिस के बारे में। तो एकबीजपत्री में अंतस्थ त्वचा आपने देखा अनुपस्थित होता है, जबकि द्विबीजपत्री में आपने देखा कि एक कोसा मोटी
मंडयुक्त, जिसमें स्टार्च, आप देखा स्टार्च कैनाल थी, मंडयुक्त परत होती है जो प्रायः पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है। परिरंभ जो है पेरिसाइकल अनुपस्थित होता है एकबीजपत्री तना में, जबकि द्विबीजपत्री में हाइपोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल होता है, अंतस्थ त्वचा के नीचे परिरंभ होता है। मेडुलरी रेज अर्थात मध्य किरणें जो हैं वह एकबीजपत्री तने में नहीं होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री में आपने देखा वैस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती थी जो पैरेन्काइमेटस थी। पित्त जो है एकबीजपत्री तना में नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, जबकि द्विबीजपत्री तना में पित्त जो है था केंद्र में स्थित और मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है दोनों में एकबीजपत्री तना और दो बीजपत्री तना में डिफरेंस दे सकते हैं। यह आपका एकबीजपत्री तने का स्ट्रक्चर है और यह आपके द्विबीजपत्री तने का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं मल्टीसेलुलर हेयर जो है वो आपके द्विबीजपत्री तने में बाहर एपिडर्मिस के बाहर जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है। मल्टीसेलुलर हेयर जो है एपिडर्मिस के बाहर दिख रहा है और इसमें जो है इसमें नहीं है एकबीजपत्री तने में। ठीक है। क्यूटिकल की एक परत आप देख रहे हैं, यह क्यूटिकल की परत है। ठीक है। इसमें भी एक पतली परत क्यूटिकल की होती है, उसके बाद के लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है। और इसमें कार्टेक्स होता है और इसमें कार्टेक्स आप देख रहे हैं नहीं है एकबीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री में कार्टेक्स है। ठीक। उसके बाद आप देख रहे हैं पेरिसाइकल का लेयर है, पेरिसाइकल है, इसमें पेरिसाइकल नहीं है। फ्लोएम का लेयर है, इसमें भी देख रहे हैं आप फ्लोएम है। जाइलम है, इसमें भी जाइलम है। पित्त बीच में आप देख रहे हैं, इसमें पित्त नहीं है। मेडुलरी रेज आप देख रहे हैं, यह मेडुलरी रेज हैं। ठीक है। जो संवहन मंडल के बीच में होती है मेडुलरी रेज। ठीक। और इसमें आप देख रहे हैं मेडुलरी रेज नहीं है। कैम्बियम आप देख रहे हैं, इसमें कैम्बियम पाया जाता है द्विबीजपत्री तने में, अर्थात खुले होते हैं, और इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता, बंद होते हैं। एंडोडर्मिस आप देख रहे हैं, एंडोडर्मिस है। ठीक है। और इसमें एंडोडर्मिस नहीं होता है। फिर आते हैं इस पे, इस लेयर पे, तो आप नीचे वाली लेयर को देखें ध्यान से, यह नीचे वाली लेयर है, इसमें आप देखें हाइपोडर्मिस है। ठीक है। एपिडर्मिस है और क्यूटिकल की लेयर है, तो लेयर इसमें भी पाया जाता है। ठीक है। तो यह था आपका एकबीजपत्री द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का तुलना के बारे में कंपेरिजन आपने किया। आते हैं एक वैस्कुलर बंडल की भी तुलना कर लेते हैं। वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, संवहन बंडल। तो संवहन बंडल जो है आपका एकबीजपत्री तना में बिखरे हुए होते हैं। ठीक है। बिखरे हुए होते हैं और इसमें क्या होते हैं, द्विबीजपत्री तने में एक या अधिक घेरे में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। और संवहन मंडल जो है एकबीजपत्री तने में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, बहिफ्लोएमी होते हैं, बंद होते हैं। ठीक है। कंजॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज्ड होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में संयुक्त होते हैं, कंजॉइंट, बहिफ्लोएमी, कोलेट्रल और ओपन, खुले होते हैं क्योंकि कैम्बियम पाया जाता है। इसमें बड़े केंद्र की ओर होते हैं, जो संवहन मंडल हैं एकबीजपत्री में केंद्र की तरफ बड़े होते हैं, परिधि की ओर छोटे होते हैं, और तने में क्या होते हैं, द्विबीजपत्री में समान आकार के संवहन मंडल होते हैं। इसमें संवहन मंडल अंडाकार होते हैं और इसमें संवहन मंडल बेज के आकार के होते हैं, वेज शेप्ड होते हैं। बंडल शीथ, संवहन मंडल छाद अर्थात बंडल शीथ उपस्थित होती है एकबीजपत्री तने में, जबकि द्विबीजपत्री तने में अनुपस्थित होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होती है एकबीजपत्री तने में, जबकि द्विबीजपत्री तने में फ्लोएम पैरेन्काइमा उपस्थित होती है, पाई जाती है। जाइलम वाहिकाएं जो हैं वह वाई अथवा भी के रूप में होती हैं एकबीजपत्री तने में, और द्विबीजपत्री तने में जाइलम वाहिकाएं अधिक होती हैं, रेडियल होती हैं। ठीक है। रेडियल रूप में होती हैं। स्टूडेंट्स, तो यह था एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री तने के कंपैरिजन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।